हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेरे तालीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थीं। लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे। इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक? आखिर उसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवाकर उसमें कुछ रद्दोबदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा उसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था। नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं। कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नाआसूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रहीं। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर कैरो फेरो कर उसमें सदाबहार पौधे लगाकर उसको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी उनके दिन भी फेर दे और उन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा उनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहिया कर ही लिया तो नाचार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर न हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थीं। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता, अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहां कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज़्यादा होता था कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तसव्वुर ना किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक एस्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कि उसके पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं, बेशक किराया ज़्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नज़र हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूदकर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। उसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से ज़रा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉप मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है, इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा। फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स बजिद हो गया कि आप आएं तो सही, एक नज़र घर देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज़ बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा उस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। उस इलाके से कुछ दूर उस शख्स की एस्टेट एजेंसी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए, वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था।
बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल ना होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे। मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा टपटपा कर बोले, हम इस काबिल नहीं है कि इस बंगले का किराया अदा कर सके। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहब, आपको बताया ना कि मालिक मकान इसके किराए की फिक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना उन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहां आप रहते हैं, उतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 देता हूं। अब्बा ने चुपती हुई निगाहों से उसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से उसका भी जानने वाला था, और उसी ने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरहा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूंगा। मेरे लिए तो स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो, उस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। उसके सिवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा, घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 बरस तक उनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकर हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गईं। अंधेरा न हो जाता तो मैं अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुईं। कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रहीं और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थीं। अगले रोज़ अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा है, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तो अम्मी की तो बाँछें खिल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, हाय, यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर उनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर उनकी निगाह साथ वाले प्लॉट पर पड़ी। वहां भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहां रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बरजा देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करतीं। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। उन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था, न वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गईं। उन्होंने कहा,
कहीं से कोई वॉल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जूं ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाईं। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था, मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था, ना टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं ना 4 बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। जिन्नात होंगे, मेरी बहन बोली। ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घुर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गरार रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देखकर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने उसे क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा। आप खुद देख लें, उसने नलका खोलकर दिखाया। वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाके मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झल्लाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लॉट से पानी भर के लाया। यूं सबने मुंह हाथ धोए और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने, अम्मी बोली। मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था, मैंने बताया। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, अम्मी ने कहा। अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था, मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामा है, अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो एबनॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गईं। उन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से उनकी चीखें निकलने की आवाज़ें आने लगीं। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती है और उसका रोआं रोआं खड़ा हो जाता है, उस तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था।
پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں، انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا، حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کے ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ نے ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا، انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا۔ مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔